सबसे पहले इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ आईएएस भवन पटना 14 का है, जहां पे एलआरसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। 26/12/2023 आईएएस भवन पटना का ना अपडेट है। यहाँ पर आज जो है एएसओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और मैंने वहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ, ताकि आप जब अपने डेट में आओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको परेशानी नहीं हो। डॉक्यूमेंट्स कुछ कम है उसमें। पूरा भीड़ है भाई, बहुत सब चीज़ नॉर्मल है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए जो मैं डाटा लाया हूं, जो इन्फॉर्मेशन लाया हूं, वो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो का आप लोगों को इंतजार बहुत ही बेसब्री से था। ऐसा बिग अपडेट आप लोग को देंगे कि आपको देखकर, सुन के, जानकर बहुत खुशी होगा। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे ले जाना है, कौन सा नहीं ले जाना है, क्या हमें रिजेक्ट कर देगा, ये नहीं ले जाएंगे, वो नहीं ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है। आपको मैं बिग अपडेट दे रहा हूँ वहाँ का। मैं वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ। 3 बजे गया, 7:30 बजे आया, थक गया हूँ, पूरा बॉडी में दर्द कर रहा है। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा और ये चीज़ देखने के बाद आपको बहुत ही सहूलियत होगा। जिस डेट में आपको जाओगे ना, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, नहीं तो आपको दिन भर लग जाएगा, परेशान हो जाओगे। जब मैं आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ वहाँ पे जाके, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मेरे लिए बस 4 काम करो। एक काम क्या करो, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके लिए आपको कुछ नहीं लग रहा है। फिर लाइक कर दीजिए और 2 काम क्या करना है मेरे लिए कर दो, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इससे मुझे हौसला मिलता है। दूसरा, अपने स्टेटस में लगा लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब वहाँ पे लिख दीजिए, ताकि मेरे वीडियो को अदर लोग भी सब्सक्राइब करेगा। हम आप लोगों के लिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन हमेशा लेते आएंगे, तो मेरे लिए थोड़ा इतना नहीं कर सकते हैं? कीजिए और इन्फॉर्मेशन जानिए और देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। कैसे हैं आप लोग? इसका इंतज़ार आप लोग को बहुत बेसब्री से था और उस बेसब्री का जो फल है आपको मिलने वाला है। मैं आज 3 बजे आईएएस भवन गया था, जहां पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आज 26 तारीख है। आज एएसओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जिसमें डीक्यू कोटा, फ्रीडम एंड फाइटर को, यूआर रैंक वाले को, बीसी कैटेगरी, एससी एसटी और ईबीसी कैटेगरी सबको बुलाया था। ये 10 बजे से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, ये लगभग समझ जाइए आज रात को 10 बजे तक चलने वाला है, क्योंकि जब मैं वहाँ से आया हूँ लगभग 7:30 बजे वहाँ से मैं चल दिया, क्योंकि 3 बजे मैं गया था, 3 बजे दिन में, और 7:30 बजे वहाँ से मैं चला हूँ। 7:30 बजे तक लगभग 50% स्टूडेंट का वेरिफिकेशन जो रूम है, हॉल है, उसमें हो ही रहा था। मतलब समझ जाइए ये 10 बजे रात तक भी चल सकता है। ऐसा ही हमेशा होता आया है। वहाँ का जो माहौल था, किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को चाहिए, नहीं है तो फिर उसका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है, क्या मौका देता है कि मौका नहीं देता है, उन सारी बातों को आज मैं बताने वाला हूं। और वहां पे जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें करना क्या है, ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। नहीं तो जानते हैं, आपको कभी वहाँ पूछना पड़ेगा, कभी वहाँ पूछना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगता है, परेशान हो जाओगे। कभी अंदर जाओगे, कभी बाहर आओगे, कभी इस डॉक्यूमेंट के लिए घर फ़ोन करोगे, उसको फ़ोन करोगे। इससे आपका जो है परेशानी भी बढ़ेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो समझ जाइए आपका परेशानी दूर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट डीवी के लिए आना नहीं चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो भी आएंगे। जिसका ज़्यादा रैंक है या कम रैंक है, वो लोग परेशान मत होइए, आप लोग ज़रूर आइए डीवी के लिए। लेकिन आप देखिए जो ये वीडियो अभी चलने वाला है स्क्रीन पे, कितना भीड़ है, जबकि 355 ही
सीट है ASO के लिए। उसके बाद भी यहाँ पे कितना स्टूडेंट आया है DV के लिए। जितना स्टूडेंट है उतना गार्जियन भी है। मतलब इस भीड़ को देख के परेशान मत होइएगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, क्योंकि इस भीड़ में जितना स्टूडेंट उतना गार्जियन भी है। सभी स्टूडेंट के साथ गार्जियन आए हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ये वीडियो देखिए, ये भीड़ देखिए। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट को किस तरह से अनाउंसमेंट के द्वारा उनको बुलाया जाता है। वीडियो स्टार्ट जब हुआ होगा तो आप लोग भीड़ देखे ही होंगे, किस तरह का भीड़ है, किस तरह के वातावरण है। तो परेशान मत होइए, वहाँ का वातावरण साफ सुथरा बहुत अच्छा है। मैं अंदर भी गया हूँ, लेकिन अंदर का वीडियो नहीं बनाते हैं, बनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाहर का जो माहौल है मैंने उसको इसमें इंक्लूड किया है। लगभग हम 100 से 200 स्टूडेंट से बातें किया। बात करने के बाद उन्होंने जो मुझे बताया और फिर मैं अंदर गया, वहाँ पे भी मैं अपने आँखों से देखा हूँ, हर चीज़ को देखा हूँ। इसीलिए 100% साच के साथ आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग घबराइएगा नहीं। जिस दिन आपका वेरिफिकेशन है उस दिन आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप वहाँ पे जाते हो डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो मैं ये एरिया दिखा रहा हूँ, इसी एरिया में आपको वेट करना है, बैठना है। डॉक्यूमेंट्स कुछ कम है उसमें। 2165 तक जो भी व्यक्ति अटेंडेंस बनाए हैं इंक्वायरी के पास लाइन में लग जाएं। अपना सारा चीज़ डॉक्यूमेंट लेके और वहाँ पे आप लोग बैठिए। फिर आपको एक एक करके बुलाएगा रैंक वाइज, 1 से 50 तक, 51 से 100 तक सारे स्टूडेंट को बुलाएगा अटेंडेंस के लिए, ठीक है। अटेंडेंस क्या है, अटेंडेंस में क्या चीज़ लगता है, वो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। वो सब चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, पढ़ के सुनाऊंगा, समझाऊंगा, तभी आप लोग समझ पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। फिर डॉक्यूमेंट आपके पास अगर कोई मिस हो गया है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी इसके बाद मैं बताऊंगा। धीरे धीरे हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, मैं 1 नंबर में लिखा हूं अटेंडेंस, बगल में रैंक कार्ड। ये क्या है, जब आप DV के लिए IS भवन पटना 14 में जाओगे तो वहाँ पे आप वेटिंग हॉल है, बाहर में भी बैठ सकते हो। वेटिंग हॉल है, तंबू लगा हुआ है, सीट बहुत सारा, कुर्सी लगा है, नया पुराना बहुत सारा है। वहाँ पे जाके आप बैठिए, रैंक कार्ड अपना पास रखिएगा, ठीक है। 2 को कम से कम 2 से 3 रैंक कार्ड, जो मेरिट लिस्ट है, जो आपका दिखा रहा है UR में इतना रैंक, BC में इतना रैंक, SC DQ कोटा, तो वो सारा चीज़ जो है रैंक कार्ड अपने पास रखना है। सबसे पहले आपको अटेंडेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है और फिर चलते रहता है। तो कोशिश करिएगा 10 बजे तक पहुंच जाने का, या उससे पहले भी। मैं इसमें ये भी बताऊंगा, अगर कोई स्टूडेंट 10 बजे नहीं पहुंचता है, 11 बजे नहीं पहुंचता है, शाम को 5 बजे पहुंचता है, तो उसके लिए क्या समाधान है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको अटेंडेंस के लिए बुलाएगा। अटेंडेंस के लिए जब बुलाएगा तो आपको अपने साथ में सिर्फ और सिर्फ रैंक कार्ड लेके जाना है। जब अपना रैंक कार्ड लेके जाओगे तो वो आपका नाम लिख लेगा, अटेंडेंस बना देगा और एक रैंक कार्ड रख लेता है। तो एक रैंक कार्ड आपको अटेंडेंस के समय लगेगा, ये प्रथम स्टेप है। फिर आपको बोलेगा आप लोग इंतजार करिए, जितना भी स्टूडेंट है सबका अटेंडेंस बनता है, सबका रैंक कार्ड लगता है वहाँ पे। अब वहाँ पे इंतजार करोगे, थोड़ा देर आप बैठोगे, सबका अटेंडेंस बन जाने के बाद फिर क्या करता है, वो अनाउंसमेंट करेगा कि DQ कोटा में 1 से लेके 20 तक जिसका रैंक है DQ कोटा में, वो आएँ, वेरिफिकेशन के लिए जाएं ऑफिस में। उसका ऑफिस है, 3 मंजिला बिल्डिंग है और फर्स्ट फ्लोर पे ही इसका वेरिफिकेशन होता है। 3 रूम है, 3 रूम में इसका वेरिफिकेशन होता है, सारा चीज़ बताऊंगा। तो आपको अटेंडेंस बनाने के बाद अनाउंसमेंट करेगा, माइक से अनाउंसमेंट करेगा, बजा रहा 2165 तक जो भी व्यक्ति अटेंडेंस बनाए हैं इंक्वायरी के पास लाइन में लग जाएं। स्टूडेंट ध्यान दो, इसी कैटेगरी के ऐसी बड़ी संख्या 30 तक के अभ्यर्थी जो अटेंडेंस बना लिए हैं पुनः इंक्वायरी के पास लाइन में खड़ा होंगे। SC वाले 20 तक की लाइन में खड़ा होंगे रहता है लगा हुआ। अगर आप उस वेटिंग हॉल में बैठते हैं तो वहाँ भी सुन सकते हैं। फिर आगे फील्ड है, वहाँ भी आप इंतजार कर सकते हैं। आप कहीं भी रहोगे आप अपना आवाज़ सुन जाओगे, ठीक है।
फिर डीगू कोटा को जितना है सबको बुला लेगा अटेंडेंस के बाद। उसके बाद फ्रीडम फाइटर वाला को बुलाएगा। फिर यूआर रैंक है उसको अनाउंसमेंट के बाद बुलाएगा। मैं 3 बजे गया था तो देखा 4:30-5 बजे तक यूआर को ही, जो जनरल रैंक था उसको ही बुला रहा था। फिर 4:30 बजे के बाद बीसी को बुलाया। 5-6 बजे के आसपास एससी एसटी, फिर उसके बाद लास्ट में ईबीसी वाले को बुलाया। अब फिर उसका वेरिफिकेशन होने लगा। तो अनाउंसमेंट करेगा, देख लीजिए वीडियो में किस तरह से अनाउंसमेंट करता है। अनाउंसमेंट करने के बाद आप अंदर जाओगे अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके, ओरिजिनल और फोटो स्टेट दोनों, गार्जियन के साथ नहीं। अंदर जब जाओगे तो अकेले आपको जाना है, ठीक है। अब देखिए अटेंडेंस के बाद जब अनाउंसमेंट करेगा तो आप अंदर जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो अपने साथ में चेक लिस्ट लेके जाइएगा। चेक स्लिप, 2 चेक स्लिप आपको लगेगा। चेक स्लिप बहुत ही अनिवार्य है, नेट से निकाल लीजिएगा। मन है तो 4 चेक स्लिप भी लेके जा सकते हैं। चेक स्लिप जो है, चेक लिस्ट 2 पीस लेके चले जाना, ठीक है। जब फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे सेकेंड नंबर चेक लिस्ट लेके जाना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें एक फोटो चिपका दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में, ये 4 नंबर हटाइए, एप्लीकेशन फॉर्म में जो है एक फोटो चिपका दीजिएगा। जिस समय आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अभी भी साइट ओपन है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में एक ओरिजिनल फोटो जो उस समय फॉर्म फिलअप करते समय लगाए थे, वो उसमें फोटो के जो देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में पहले जो फोटो है उसके नीचे में एक फोटो वहाँ पे चिपका देना है, और उस फोटो के नीचे में हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना है। आप वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर आप बाहर में जहाँ वेटिंग कर रहे हैं वहाँ भी आप इसको सिग्नेचर कर सकते हैं। मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में एक फोटो चिपका कर हिंदी इंग्लिश में साइन करना है, दोनों में साइन करना है, ठीक है। किसमें? एप्लीकेशन फॉर्म में। दूसरी बात, 4 नंबर में जितना भी आपके पास फॉर्म है, बायोमेट्रिक फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म है या चेक लिस्ट में है, उसमें अगर नाम पता एड्रेस फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल रहा है तो आप सारा चीज़ जहाँ पे वेटिंग हॉल में है वहीं पे लिख लीजिएगा। नाम हो गया, पता हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रैंक हो गया, A to Z जो उसमें मेंशन किया हुआ है वो चीज़ अच्छा से देख के भर लीजिएगा, ताकि फिर दोबारा आपको भरना नहीं पड़े। इसीलिए आप चेक लिस्ट 2-4 को ले लीजिएगा, अगर खराब होगा तो फिर आप वहाँ से उसको भर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट जो है आप फोटो स्टेट गाँव घर से ही करवा लीजिएगा। अगर नहीं करते हैं किसी कारण पर तो वहाँ पर भी व्यवस्था है, देखिए इस वीडियो में, वहाँ भी बहुत सारा फोटो कॉपी स्टेज लगा हुआ है, वहाँ आप कर सकते हैं। अब देखिए ये 4 नंबर में बताया, फॉर्म अपने से भर लीजिएगा, लेकिन सिग्नेचर उस समय नहीं करना है। 5 नंबर में मैंने लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फोटोग्राफी होगा। जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे ना, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप फोटो चिपकाए हैं ना, उसको सामने ऐसे रखना है। वहाँ पे फोटोग्राफर रहता है, वो आपका फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, ठीक है। इस तरह से अच्छे से वहाँ पे बैठिएगा, ऐसे करके आपका फोटोग्राफी करेगा, फोटो लेगा, ठीक है। तो 5 नंबर में 5वां स्टेप क्या हुआ, आपका फोटोग्राफी होगा फर्स्ट फ्लोर पे। फोटोग्राफी होने के बाद आपको जो आप बायोमेट्रिक स्लिप जो निकाल के ले गए हैं, कम से कम 2-3 वो बायोमेट्रिक भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे लगता है बायोमेट्रिक जो होगा। बायोमेट्रिक कहाँ पे होगा? बायोमेट्रिक होगा आपको फोटोग्राफी के बाद आपको एक फॉर्म में लिख के देगा कि आपको किस टेबल पे जाना है। वहाँ पे 3 रूम है, 3 रूम में बहुत सारे बेंच लगा हुआ है। उस बेंच में मार्क किया हुआ है टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, 5, 6, 7 ऐसे करके सभी रूम में लिखा हुआ है, रूम नंबर भी लिखा हुआ है। तो आपको एक फॉर्म लिख के देगा, बोल देगा उस रूम में जाइए, टीम नंबर इतना पे। अगर मान के चलिए आपको भेज दिया टीम नंबर 5, तो वहाँ पे चिपका हुआ है टीम नंबर 5 के पास जाना है। बायोमेट्रिक वहाँ पे होगा। वहाँ पे जब जाओगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक थंब लगाओगे, सारा चीज़ हाथ लगाओगे, ठीक है। आपका फोटो आ जाएगा। आप अगर एग्जाम दिए हैं तो आपका फोटो आएगा, सारा चीज़ आपका डिटेल निकल जाएगा। इसलिए वहाँ पे फॉर्जरी स्टूडेंट मत जाइएगा, फंस जाओगे। ओरिजिनल स्टूडेंट ही आपको जाना है, जो एग्जाम में बैठे हैं, जो एग्जाम दिया है, आपका टोटल डिटेल निकल जाएगा।
तो बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक टेबल पे अगर 5 नंबर के पास भेजा है तो 5 नंबर, 6 नंबर के पास भेजा है 6 नंबर, 1 नंबर वाले के पास भेजा है तो 1 नंबर के पास जाइएगा। बहुत सारा लंबा टेबल लगा रहता है, बहुत सारे ऑफिसर लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, बहुत अच्छे लोग हैं, आपको बहुत ही सपोर्ट करते हैं। किसी प्रकार का आपके साथ जो 2019 में सुने देखे भी थे उस तरह से नहीं, एकदम अच्छा से वातावरण वहाँ पे, इतना माहौल अच्छा है आपके साथ, आपको किसी प्रकार से कष्ट पहुँचाने का वो कोशिश नहीं करते हैं, समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, टेंशन नहीं देते हैं, डराते धमकाते थोड़ा भी नहीं, मौका भी देते हैं बहुत चीज़ का। तो बायोमेट्रिक आपका होगा बायोमेट्रिक टेबल पे, जहाँ फोटोग्राफी के बाद आपको रूम में भेजेगा जिस टीम के पास, वहाँ बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद वो आपको क्या करेगा, जितना भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एक फाइल में रख देगा, उस फाइल को लेके एक फिर वो आगे बढ़ाएगा, कहेगा उनके पास जाइए। उनके पास जाओगे तो यहाँ पर 7 नंबर में लिखा है सभी टेबल पर एक एक, सभी टेबल मतलब क्या, एक ही जो जो जिस टीम के पास भेजा है आपको, तो सभी टेबल पर एक एक ओरिजिनल पेपर का वेरिफिकेशन होगा। आप जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, कोई आपका एडमिट कार्ड चेक करेगा, कोई आपका मार्कशीट चेक करेगा, कोई आपका सर्टिफिकेट चेक करेगा, कोई आपका जाति आय आवासीय चेक करेगा, कोई आपका NCL चेक करेगा, EWS चेक करेगा, या ST के हैं तो ST का जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करेगा। जिस कैटेगरी से हैं वो डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल वो चेक करता है। ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, समय देता है कि नहीं देता, हर चीज़ बताऊंगा। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सभी एक एक करके चेक करता है। ठीक है, सभी लोग ना, किन्हीं का काम होता है एडमिट कार्ड चेक करना, तो किन्हीं का काम होता है सर्टिफिकेट चेक करना। इस तरह से चेक करके फिर वो अपने आगे वाले को भेजाएगा और अपने साथ में फाइल को लेके आगे बढ़ते रहना है। आपसे कुछ नहीं पूछता है, बस थोड़ा बहुत पूछता है ये फॉर्म कहाँ है, एडमिट कार्ड कहाँ है, मार्कशीट कहाँ है ना, इस तरह से पूछेगा। इंटरव्यू नहीं होता है, कुछ नहीं कहीं बैठा के, बस आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट कहाँ है, कौन है, वो आपको समझा के बताना, अच्छे से डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ, आप अच्छे स्टूडेंट हो। उसके बाद लिखे हैं ये सारा चीज वेरिफिकेशन, आपका जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबका एक ही टीम के पास पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा। कभी कभी आपको दूसरे टीम के पास भी भेज सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा, बाहर में भी पूछा, फिर मैंने पूछने के बाद मैं खुद 100% शाश्वत होने के लिए मैं अंदर गया, कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये बात सही है कि नहीं, मैं अंदर भी गया, अंदर का माहौल भी देखा, सही बात ऐसे ही हो रहा था। सारा डॉक्यूमेंट चेक जब हो जाएगा तो अंत में वेरिफिकेशन के बाद फोटोकॉपी जमा करना होगा। जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारा का फोटोकॉपी आपको वहाँ पे जमा करना होता है। जब फोटोकॉपी जमा करोगे अंत में वो चेक करेगा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूड है कि नहीं। अगर सारा डॉक्यूमेंट इंक्लूड है, जो आयोग मांगा है वो सारा डॉक्यूमेंट वहाँ अगर अवेलेबल है तो आपका गुड लिख के, मतलब गुड नहीं भी लिखेगा तो वो वेरीफाई करके सिग्नेचर करके वो फोटोकॉपी वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रख लेगा, ओरिजिनल आपको हाथ में दे देगा, कहेगा बाबू आपका हो गया चले जाओ, और फिर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वहाँ से चले जाइएगा। आपको कुछ नहीं देगा, वहाँ पे कोई कागज पत्तर कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, बस आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके आप वहाँ से चले जाइए, फिर अपना घर चले आइए, फिर अपना मेरिट लिस्ट का इंतजार करिए, आपको फिर कभी बुलाएगा नहीं। ये रहा जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तब। अब बात आता है बाबू कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये तो रहा वैसे स्टूडेंट के लिए जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट है। ये सारा स्टेप होने के बाद आपको क्या करेगा, कह देगा हो गया, या पूछ लीजिएगा सर चले जाएं, चले जाइएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, वो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा देखने के लिए वही दीजिएगा देखने के लिए। अपने मन से होशियारी मत करिएगा सर ये है ये भी देख लीजिए, ये होशियारी कभी नहीं करिएगा, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। अगर कहीं मिस्टेक है नाम में कुछ भी, वो अगर चेक करके मालूम कर लिया कि इसमें गलती है तो ठीक है, बताइएगा उनको ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन अगर वो चेक किए नाम कोई भी चीज़ में, सिग्नेचर कोई भी चीज़ में अगर गलती है तो आप वहाँ पे मत बताना कि सर यहाँ दिक्कत है, कोई आगे जाके प्रॉब्लम भी होगा, ये मत पूछना है।
ठीक है, वो जो देखे चेक किए हो गया, आप चले आइए। अपने मन से उनको किसी प्रकार के क्लियरिफाई देने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक, मैं पहले भी बता दिया। अब देखिए मैं बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था सर मेरे पास 10th का एडमिट कार्ड नहीं है, कुछ का कहना था सर मेरे पास करेक्टर नहीं है, सर मेरे पास जो है फाइनेंशियल ईयर का जाति आय आवासीय या फिर NCL नहीं है, क्या करे? तो डरने की बात नहीं है। जितना भी डॉक्यूमेंट आयोग मांगा है, अगर मान के चलिए 10th का एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, कौन सा? ओरिजिनल नहीं है, तो आप क्या करना, इसका फोटो कॉपी जो है जरूर लेके जाना, इसका फोटो कॉपी जो है लगा लेना, ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड 10th का नहीं है तो आप उसका फोटो कॉपी तो होगा, वो साथ लेके जाना है, फोटो कॉपी में लगा देना है, ठीक है। वो पूछेगा जब कि 10th का एडमिट कार्ड नहीं है बाबू, तो कहोगे कि मेरे पास सर नहीं है। अगर सही में नहीं है तो बोल देना है कि सर नहीं है, खो गया। तो हो सकता है ऐसा किया है, मैं 100% कर रहा हूं, उनको छोड़ देता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे क्लियरिफाई कर देता है। लेकिन अगर कहोगे सर भूल गए, नहीं लेकर आए, तो आपको फॉर्म में लिख देगा कि आपको लेके आना है। कितना दिन का समय देता है वो भी मैं बताऊंगा। आपको फॉर्म में लिख देगा कि 10वां का एडमिट कार्ड आपको इतना दिन में जमा करना है। लेकिन आपके पास सच में नहीं है तो बोल दीजिएगा सर है ही नहीं, खो गया, कहां से देंगे, ठीक है। अब उनका मन होगा तो वो लिख भी सकता है नहीं, आपको हर हाल में जमा करना है कुछ दिन में। बहुत सारा बेंच में, हर बेंच पे हर ऑफिसर जो है हर तरह के हैं। कोई आपको बोलेगा कि ये देना ही पड़ेगा, कोई बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ाओ, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। तो एडमिट कार्ड अगर 10th का नहीं है इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। फिर भी DV के लिए आइए, हो सके तो आप हाफे डिपिट भी बना सकते हैं। मैंने पूछा हूँ भी, पूछने के बाद उन्होंने बताया कि हाफे डिपिट बना के आइएगा। हाफे डिपिट नहीं बनाए हैं तो इसके लिए भी समय देगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं तो इसका हाफे डिपिट आपको बना के जमा करना है। और नहीं बोल देगा कोई बात नहीं है तो फिर आगे निकलते जाइए। अब देखिए 10th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो होना चाहिए, वो चेक करेगा, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा, नाम चेक करेगा, ये सब चेक करता है, वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करता है, क्या समय देता है कि नहीं? तो समय देता है। कैसे समय देता है मैं बताऊंगा। तो एडमिट कार्ड, बहुत बच्चा बोलता है कि सर 10th का एडमिट कार्ड नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। आज से जिस दिन आपका DV है उस दिन जरूर आइए। आयोग अगर आपको लिख के देता है इतना दिन में जमा करने, तो जमा करना होगा, और नहीं लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। एडमिट कार्ड का ज्यादा इशू वहां पे नहीं था, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट का इशू था, वो जमा करना होगा, नहीं तो लिख के देता है, जमा करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कि सर CBT जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है तो बाबू कोई दिक्कत नहीं। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप उसका फोटो कॉपी लेके आइएगा। नहीं है, अगर एक्स्ट्रा आप निकाल लिए थे, जो एग्जाम हॉल में ले गए थे, वो एडमिट कार्ड नहीं है, इसका कोई इशू वहां पे नहीं था। है तो लेते आइए, नहीं है तो इसके लिए नहीं छांटता था, ना 10 दिन का समय देता था, ना 15 दिन का समय, ना 4 दिन का, वो उस पर कोई डिस्कस नहीं होता था। बोलता था ओरिजिनल है तो दिखाइए, अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप साइट से डाउनलोड कर लीजिए। अभी भी डाउनलोड करने का समय दे रहा है, डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास CBT एग्जाम का ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है, वहां पे कोई परेशानी नहीं कर रहा है। आपको जो मन है, फोटोकॉपी है या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसका टेंशन आपको खत्म हो गया। ये एडमिट कार्ड वाला में क्या है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकॉपी वाला लेके जाना है। दूसरी बात, या तो आपको कुछ दिन का समय देगा या तो फिर बोल देगा कोई बात नहीं, जमा नहीं भी करोगे तो चलेगा। तीसरा देखिए, आपको डिप्लोमा का जो है फाइनल ईयर का मार्कशीट लेके जाना है, सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो वहां पे चेक करेगा। नहीं है तो आपको समय देता है। कितने दिन का देता मैं भी बताऊंगा। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आयोग मांग कर रहा है तो वहां पे रिजेक्ट नहीं करता है, वहां पे आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं करता है।
सीधे आपको आयोग बोलेगा इतना दिन का समय दे रहा हूं बाबू, आपको जमा करना है, उतना दिन में आपको हर हाल में जमा करना होगा। तो अगर आपके पास डिप्लोमा का मार्कशीट फाइनल ईयर का या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आइएगा डीवी के लिए, छांटेगा नहीं, रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको समय दिया जाएगा। अगर है तो लेते आइएगा। अब रहा डिप्लोमा का एडमिट कार्ड, किसी किसी बेंच पे मैं खुद देखा हूं डिप्लोमा का एडमिट कार्ड फाइनल ईयर का मांगता है। अगर है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, इसके लिए परेशानी नहीं कर रहा था, लेकिन मांगता था देखने के लिए, ठीक है, कि एडमिट कार्ड कहाँ है। एक बच्चा बोला था हमको कि आप लोल हैं, एडमिट कार्ड नहीं मांगता है। भाई हम लोल नहीं है, हम 3 बजे गया हूँ आप लोगों की ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। ऐसे काहे बोलते हो, अच्छा से बात करो, आप लोग अमीन बनने चले हैं, ऐसे बात करते हो। तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट बहुत जरूरी है, आपको लेके जाना पड़ेगा। नहीं है तो आपको समय देगा आयोग, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप आइएगा। उसके बाद 4 नंबर में सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? नहीं मांग रहा था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग ही नहीं रहा था देखने के लिए, इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, डरने की बात नहीं है, बनाना है तो बना लीजिए, अगर है तो लेके आइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मन है तो लिख लीजिएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट में परेशानी नहीं करता है, यानी सीबीटी एग्जाम के ओरिजिनल मार्कशीट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं करता है, लिख लीजिएगा। दूसरा, डिप्लोमा का अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो परेशानी नहीं करता है, लेकिन डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको या तो समय देगा, अगर है तो उसी समय पास कर देगा, ठीक है, लेकिन होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, लिख लीजिएगा। आगे मैं 5 नंबर में लिखता हूं कि वो जांच सिर्फ तो मांगेगा, बायोमेट्रिक भी मांगेगा, रैंक कार्ड भी हर जगह मांगता है देखने के लिए, तो रैंक कार्ड 2-3 को निकाल लीजिएगा। अब बात आता है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट हो गया, उसके बाद आपका रेसिडेंस हो गया, रेसिडेंस हो गया, ये दोनों जो है, उसके बाद आपका एनसीएल हो गया, फिर ईडब्ल्यूएस हो गया, फिर अपना एससी का अलग होता है उसका, फिर एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है ये। अब देखिए ये जो है फाइनेंशियल ईयर का मांग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस, फिर एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये न्यू वाला मांग रहा है। न्यू वाला कौन सा? 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला मांग रहा है, 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला मांग रहा है। अगर आपके पास बना हुआ है, अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए। आज 26 तारीख है, 3 तारीख से आपका या फिर जब है 1 से 2 दिन में बन जाएगा, वहां पे जाके कुछ मिठाई उठाई खिलाइए, तुरंत बना देगा, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर का मांग रहा है, जो उस समय आप अपलोड किए हैं वो देखने के लिए नहीं मांग रहा था, बिल्कुल नया मांग रहा था, नया आपको दिखाना है। उस समय आप पुराना वाला अपलोड कर दिए हैं 1 साल 2 साल पहले वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं करता है। अगर आप 2020 का भी अपलोड कर दिए हैं तो परेशान नहीं करता, अगर आप 2019 का भी अपलोड कर दिए हैं तो परेशान नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आपको इस समय जो लगेगा ओरिजिनल कास्ट, रेसिडेंस, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला। अब कहोगे सर ये मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए भी आपको मौका देता है, लेकिन जो पुराना वाला है, अगर न्यू वाला नहीं है तो पुराना वाला आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। न्यू वाला नहीं है तो पुराना वाला लेके आइएगा, लेकिन आपको फॉर्म पे लिख देगा कि इसको जमा करना है। कितना दिन में जमा करना है मैं बताऊंगा, वीडियो में बना रहिएगा। ये अगर नहीं है तो डरिएगा नहीं, कोई बात नहीं है, आपको बुलाएगा, लेकिन पेंडिंग लिख देगा। पेंडिंग से मैं बार बार कहता हूं बच के रहिए, क्योंकि पेंडिंग वाले को साथ थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए कोशिश करिए, अभी आपके पास समय है बनवा लेने का, ठीक है। अब देखिए रेसिडेंस तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, सबको लगेगा, चाहे बिहार के बाहर हैं उनको भी लगेगा। तो रेसिडेंटल है सबको, जितना भी स्टूडेंट को बोला है, चाहे किसी कैटेगरी से है, किसी में रिजल्ट बना है, लड़का लड़की कुछ भी हो, सबको रेसिडेंस लगेगा। कास्ट लगेगा किसको? जिस कैटेगरी से हैं आप, वो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ये भी आपको सबको लगेगा ना। लेकिन यूआर वाले जो है जनरल कैटेगरी के, उनको तो कास्ट नहीं लगेगा। एससी वाले, एसटी वाले के अपना अलग होता है सर्टिफिकेट, वो लगेगा, जिसको बनता है उसको पता ही होगा, वो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आइएगा। रेसिडेंटल सबका लगेगा।
NCL सिर्फ और सिर्फ किसको लगता है? NCL जो है बिहार के जो निवासी हैं, जो BC कैटेगरी और EBC कैटेगरी के हैं, उन्हीं को लगता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। समझे? बिहार के निवासी हैं, चाहे लड़का या लड़की है, उसको BC और EBC हैं, जाति से हैं, कैटेगरी से हैं, तो आपको NCL लगेगा फाइनेंशियल ईयर का। नहीं है तो भी आप आ जाइएगा, DB के लिए समय देगा। EWS UR वाले स्टूडेंट का बनता है जो बिहार के हैं, और EWS में चाहे लड़का है या लड़की है, UR कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको लगेगा। EWS को NCL नहीं लगता है। SC वाले को अपना SC सर्टिफिकेट लगेगा, ST वाले को ST सर्टिफिकेट लगेगा। ये दोनों स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे भी NCL लगेगा। अरे भाई आपका NCL बनेगा ही नहीं, आपका तो अपना सर्टिफिकेट है, वो लेकर आओगे। तो जिसको जिसको जो जरूरत है मैंने बता दिया, वो लेके आइएगा। जो बिहार से बाहर के स्टूडेंट है उसको रेसिडेंटल लगेगा, सिर्फ वो लेके अपना आइएगा, क्योंकि उनका UR से होगा। ठीक है, और जितना भी जो बताया वो बिहार के बाहर के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे अप्लाई होता है। अब इतना बात मैंने बता दिया, इसमें कुछ छूटा भी? हाँ, अब देखिए क्या छूटा। अगर जितना भी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया, ये डॉक्यूमेंट में जरूरी का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जो आयोग को चाहिए, उसके लिए आपको समय देता है। एक फॉर्म निकालेगा, उस फॉर्म पे आपका टोटल डिटेल कंप्यूटर पे चढ़ता है, कंप्यूटर पे सारा डिटेल आपका वहाँ चढ़ाया जाता है। एक फॉर्म निकालेगा प्रिंट आउट, उसमें आपको मेंशन कर देगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप नहीं लाए हैं, आपको लाना चाहिए लेकिन नहीं लाए, उसके लिए आपको समय देगा। किसी को 1 जनवरी तक समय दे रहा है, 1/1/2024 तक। किसी को 3 तारीख तक समय दे रहा है, 3 जनवरी तक समय दे रहा है, 3/1 लिख देता हूं। किसी को स्टूडेंट्स 5 तारीख तक भी समय दे रहा है ना। किस प्रकार के कितना उसका डॉक्यूमेंट नहीं है वो उनको पता चल जाता है कि इतना दिन में ये बना सकता है। ठीक है, 1-2 है तो 1 तारीख तक में बुलाता है, ज़्यादा है तो 3 तारीख तक बुलाता है, बहुत ज़्यादा है तो 5 तारीख तक में बुलाता है। लेकिन आपको जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप नहीं ले जाओगे, आपका वेरिफिकेशन होगा, चेक हो जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके फॉर्म में लिख देगा पेंडिंग। क्या लिख देगा? पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब है कि इनका कुछ डॉक्यूमेंट मिस है, ये जमा करने के बाद ही इनको क्लियर कर दिया जाएगा, यानी फिट कर दिया जाएगा। यानी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है जो जरूरी का है, वो अगर जमा नहीं होता, जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया, आपका समझ जाइए सर्टिफिकेट हो गया 10th का, फिर डिप्लोमा का मार्कशीट, और उसके बाद क्या कहते हैं सर्टिफिकेट हो गया, फिर जाति आय आवासीय फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, या आय नहीं लगता है, आय मुंह से निकल जाता है, फिर NCL नहीं है, तो इसके लिए EWS नहीं है, तो इसके लिए आपको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इतना दिन का समय देता है। अगर आपको लगता है कि इस सब बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा तो आप अपने मुंह से भी कह सकते हैं, लेकिन 21 तारीख तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, इसके अंदर ही समय देगा आपको, लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। क्या आप टेंशन मुक्त हुए कि नहीं? रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है, किसी प्रकार का गैदरिंग नहीं हुआ होता है, सारा काम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वहाँ का जितना भी अधिकारी है अच्छा से बात करेगा, समझाएगा प्यार से। इसीलिए आप लोग वहाँ माहौल अच्छा बना के रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसको आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा किसी डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन जो जरूरी का है उसके लिए वो पेंडिंग लिखेगा और आपको कुछ दिन का समय देगा, ज़्यादा समय नहीं देता है, समझ जाइए। अभी देखिए बहुत सारा सरकारी संस्थान बंद है, अभी छुट्टी चल रहा है, इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपके पास है तो जरूर लेकर आइएगा। अगर किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या एनी अदर कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से निकाल के लेकर आइएगा, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, ये सब समझ गए। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट का कहना था, वो भी मैं पता किया, ये सारा चीज़ मैं पता वहाँ करके बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट बताए कि सर मेरे पिताजी का नाम 10th में राम है, लेकिन जो जाति आय आवासीय या NCL है उसमें लिखा गया है RAAM, या फिर एप्लीकेशन जब फॉर्म भर रहे थे उस समय भी लिखा गया RAMM। तो डरने की बात नहीं है, इतना चेक नहीं होता है। आपके पिता के नाम में एक लड़की थी, वो बोली कि मेरी माँ का नाम मीना है, लेकिन
जातीय आवासीय या फॉर्म जो फिलअप कर रहे थे उसमें लिखा गया है ये मीना, ये वाला 9। तो देखिए ये 9 ये 9 में अंतर है। इसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना क्लियरिफाई वहाँ पे नहीं करता है, इसके लिए आपको पेंडिंग नहीं करेगा, इसके लिए आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैंने मैडम से जाके पूछा, एक सर भी थे उनसे भी पूछे कि सर अगर इस प्रकार का दिक्कत है तो क्या करना पड़ेगा, ये नहीं उनको, ठीक है मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया भी, इतना बताओ कितना अच्छे लोग थे, बताए कि बाबू कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए छांटेंगे नहीं छांटा जाता है, इसके लिए आप चाहो तो हैप्पी डिपिट बनवा लीजिए, उनका कहना ये था। लेकिन इसके लिए नहीं छांटते हैं, लेकिन उनका कहना था कि हो सके तो हैप्पी डिपिट इसका बना लीजिए, कोर्ट से जाके आप बना सकते हैं जहां आप रहते हैं, समय है आपके पास बनवा भी सकते हैं, समय नहीं है तो आप ऐसे लेके चले आइएगा। लेकिन वहाँ पे मत उनको बोलिएगा कि सर देखिए नाम में ऐसे ऐसे है, दिक्कत हुई है, उनको बताना नहीं है। वो अपने मन से अगर चेक कर लिए और आपको बोलेंगे कि यहाँ दिक्कत है, इसके लिए भी आपको समय देता है, कहता है कि आप 10 दिन में, 7 दिन में, 5 दिन में इसको ठीक करा के चले आइए, ठीक है। क्योंकि सर एप्लीकेशन फॉर्म में तो ठीक नहीं होगा, वो दिक्कत नहीं है, आप हैप्पी डिपिट करके चले आओगे तो आपको वो पास कर देंगे। नहीं तो मैक्सिमम को पास नहीं कर रहे थे, 1-2 स्टूडेंट था जिसका इस प्रकार का गलती था। लेकिन उनका कहना था कि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट के नाम में, उस कैंडिडेट के नाम में इंग्लिश नाम होना चाहिए, इंग्लिश लेटर के नाम में अगर एक भी लेटर का दिक्कत है तो वो छट जाएंगे। अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है तो वो भी छट जाएंगे। अगर उनके कास्ट में दिक्कत है तो वो भी छट जाएंगे। अगर उनका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कास्ट हो गया, एक और क्या चीज बोले थे उसमें दिक्कत है तो वो छट जाएंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट के नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर मेरिट बनता है। जब 2 स्टूडेंट का नंबर बराबर आएगा तो वो डेट ऑफ बर्थ देखता है, जिसका ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ है उसको पहले प्राथमिकता मिलता है। डेट ऑफ बर्थ बराबर होने पे आपका नाम का पहला अक्षर देखता है, जिसका पहला इंग्लिश के लेटर में पहले आ जाएगा तो उसको पहले प्राथमिकता देता है। कहने का मतलब अगर कोई है आर करके राम और कोई है अमित, तो अगर ये दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी बराबर है, मार्क्स भी बराबर है, तो देखिए अमित का पहला लेटर ए है और राम का आर है, तो इस इंग्लिश लेटर में ए पहले आता है ना, तो इसको पहले प्राथमिकता देगा, इसको नहीं देगा, बाद में देगा, उसके ऊपर हो जाएगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए नाम में किसी प्रकार का अक्षर में गलती नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं गलत होना चाहिए, कास्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें छट जाओगे। लेकिन आपके माता पिता गार्जियन के नाम में किसी प्रकार का एक लेटर का चेंजिंग है तो उसको सही कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पिता का नाम है संतोष ना और आप लिख दिए रमन, तब आपको घर से ही हैप्पी डिपिट बनवा के आइए, नहीं तो वहां पे निश्चित लिख देगा हैप्पी डिपिट का। लेकिन एक अक्षर में ऐसा प्रॉब्लम है, इसको माइनर मान के छोड़ देते हैं। अगर नहीं भी छोड़ते हैं तो बोलते हैं हैप्पी डिपिट बनवा के आइए, आपको इसके लिए रिजेक्ट कभी नहीं करेगा, चाहे अभी या फिर 1 सप्ताह के बाद आप हैप्पी डिपिट जाके जमा करना होगा, कर दीजिएगा। लेकिन इस तरह से अगर आपका अंतर है तो आपको हैप्पी डिपिट हर हाल में बनाना पड़ेगा और वो लिख कर भी देंगे हैप्पी डिपिट बनाने के लिए। तो गार्जियन के नाम में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपके नाम में दिक्कत है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक स्टूडेंट का, ये भी मैं जो स्टूडेंट हमको कमेंट किए हैं प्रॉब्लम था वो हर चीज हुआ मैं पता किया है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी था। एक स्टूडेंट का कहना था कि सर मेरा 10th 12th या डिप्लोमा में 80.5% है, लेकिन मैंने 80% ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए ना लिख कर देंगे ना कुछ होगा, आप पास हैं, आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी का अगर मानिए 82% है और वो गलती से लिख दिया है 81%, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे मेरिट नहीं बना है परसेंटेज पे, इसलिए आपको नहीं छटेगा। ये माइनर मिस्टेक है, ये फॉर्म भरने में गलतियां हुआ है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम, एड्रेस, इस सब में एड्रेस आपका सही होना चाहिए। एड्रेस भी गलत है तो आपको लिख कर देगा हैप्पी डिपिट बना लीजिए, क्योंकि जो आपके बाद आपका फॉर्म हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, किस एड्रेस में मिलेगा, किससे मिलेगा, वो सब चीज़ आप सही कर लीजिएगा। बहुत चीज़ मैंने वहाँ पे पूछा है, बहुत मेंशन किया है, ठीक है। और क्या, मैंने इतना चीज़ आपको बताया, वहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज स्टूडेंट को वहाँ पे बुलाया जाता है, एक एक करके स्टूडेंट को, और सभी स्टूडेंट आप जाइएगा। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे वीडियो चालू है, इसी वीडियो
में देखिए तंबू बना हुआ है, ये वेटिंग हॉल है, ये यहाँ पे आप लोग बैठिए या बाहर भी जाके आप बैठ सकते हैं। फिर आपको बुलाता है, इसी अंदर से दाएं साइड से ऐसे घुसिएगा और 3 मंजिला बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे है। आपका वेरिफिकेशन होता है 3 रूम में, जिस रूम में भेजेगा वहाँ आप जाके इसका वेरिफिकेशन करवाइए, अच्छे से करवाइए। समय बहुत लगता है। एक स्टूडेंट DQ कोटा का था, 11 बजे वो इन किया है उस हॉल में DV के लिए और 7:30 बजे वो वहाँ से निकला है। अब बताइए समय लगता है कि नहीं। एक स्टूडेंट UR में जो कि लगभग 1:30 बजे एंट्री किया था, वो 7 बजे तक भी बाहर नहीं निकला। यानी वहाँ पे बहुत समय लगता है, क्योंकि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सबका नंबर कंप्यूटर पे चढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो कलम से चेक करेगा, सारा चीज़ चेक करता है डॉक्यूमेंट को। सब चेक होने के बाद फिर ओरिजिनल का जो है नंबर जो है कंप्यूटर पे चढ़ाया जाता है, यानी सीरियल नंबर है। इसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। अब बताओ 11 बजे वाला स्टूडेंट कितना बजे निकला है? 7 बजे निकला है। 1:30 बजे वाला 7 बजे भी नहीं निकला है। ये काम बहुत ही लॉन्ग चलता है, माइनर चीज़ को देखा जाता है, सारा चीज़ अच्छे से होता है क्लेरिफाई के द्वारा। यहाँ पे किसी भी अगर कोई स्टूडेंट है, फॉर्जरी है, अपने बदले में किसी और को बैठाया है, वहाँ पे फंस जाएगा। जो बैठे हो एग्जाम दियो वही जाइए, फॉर्जरी मत जाइए। वहाँ पे अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे से काम होता है, सब काम आपके लिए बेटर हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, शांति से जाइए, टेंशन मुक्त होके जाइए। जिसका रैंक बहुत ज़्यादा है वो भी जाइए, जिसका रैंक कम है वो भी जाइए, जिसके पास डॉक्यूमेंट की कुछ कमी है वो भी जाइए, बाद में बना के दे दीजिएगा। लेकिन पेंडिंग अगर आप में लिखा है तो आपको देना पड़ेगा हर हाल में उस डेट तक में। अगर उस डेट में आप नहीं देते हैं तो आपको रिजेक्ट उस दिन कर दिया जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा तो रिजेक्ट है। समझ गए ना। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कुछ जो आयोग मांगा है वो हर हाल में आपको जमा करना पड़ेगा। समझ गए। एक बात, जो ASO का स्टूडेंट है उनका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, फिर CIN नंबर भी होना चाहिए। ये दोनों नंबर होना चाहिए। जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देता है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और CIN नंबर रहता है, वो उसमें लिखा होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको पेंडिंग लिख देगा, कहेगा कि आपको 10 दिन में, 1 सप्ताह में, 5 दिन में जमा करना है, तो आपको हर हाल में जमा करना होगा। ये है ASO के लिए, ठीक है। या फिर जो भी पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस मांगा है तो आपका एक्सपीरियंस में ये दोनों होना चाहिए। अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है, CIN नंबर नहीं है, ये मांग करेगा, आपको देना पड़ेगा। अगर किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में CIN नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस समय रिजेक्ट किसी को नहीं करता है, चाहे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, नहीं जाइए, चेक करेगा, डॉक्यूमेंट नहीं है, पेंडिंग लिख देगा, जो डेट देगा उस डेट में आप लोग जाके जमा करिए। लेकिन पेंडिंग से बचिए, परेशानी बहुत होता है। मैं तो थक गया, पूरा बॉडी में दर्द कर रहा है, ठीक है। दो 2162 तक जो भी व्यक्ति अटेंडेंस बनाए हैं इंक्वायरी के पास लाइन में लग जाए। पूरा भीड़ है भाई, बहुत सब चीज़ नॉर्मल है। तो 70 तक उनका अटेंडेंस मिल रहा है, इंक्वायरी के पास आकर अटेंडेंस बनाना। देखो भाई पूरा भीड़ है। डॉक्यूमेंट्स कुछ कम है उसमें। स्टूडेंट ध्यान दो, इसी कैटेगरी के ऐसी बड़ी संख्या 30 तक के अभ्यर्थी जो अटेंडेंस बना लिया है पुनः इंक्वायरी के पास लाइन में खड़ा होंगे। SC वाले 20 तक की लाइन में खड़ा होंगे।